राधे राधे। गुड मॉर्निंग सब लोग को। तो पहले के क्लास में आप लोग को विद्युत रसायन का चैप्टर बता रहे थे। आज उसी को आगे हम लेके आए हैं प्रश्न। तो आज इसको देखेंगे कैसा क्या प्रश्न है। ये है विद्युत रसायन चैप्टर, विद्युत रसायन। ओके। 12th ये है केमिस्ट्री, चैप्टर है विद्युत रसायन। तो पहले हम बता दिए थे चालकत्व के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में, विशिष्ट चालकत्व के बारे में और मोलर चालकत्व के बारे में भी बता दिए थे। और आयनिक विलयन में माप कैसे की जाती है वो भी आपको बता दिए। चालक की माप कैसे की जाती है, आयनिक विलयनों में चालक की माप कैसे की जाती है वो भी आप लोग को बता दिए। जिसमें आप लोग को आया होगा कप्पा इंटू सी इंटू एक्स आया होगा, जिसे कहते हैं सेल स्थिरांक। क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक यानी एक्स बराबर एल बटे ए होता है। एल बटे क्या होता है? ए होता है। तो एक्स को भी बोल सकते हैं सेल स्थिरांक, या एल बटे ए को भी बोल सकते हैं सेल स्थिरांक। ये होता है लंबाई। किसकी लंबाई? चालक की लंबाई होती है। किसकी लंबाई होती है? चालक की लंबाई होती है। चालक की लंबाई होती है। उसके बाद क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तार की मोटाई को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसी तरह कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकत्व। कप्पा को किस अक्षर से दिखाते हैं? विशिष्ट चालक से दिखाते हैं। तो उसी आगे प्रश्न है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? सेल स्थिरांक आखिर के क्या चीज होता है? सेल मतलब होता है बैटरी। एक बैटरी को क्या कहते हैं? सेल। अगर अकेले है तो सेल। उसका कांस्टेंट वैल्यू क्या है? बैटरी का कांस्टेंट वैल्यू देखते हैं। तो इसका पहले परिभाषा सुनिए। तो विशिष्ट चालकत्व तथा प्रायोगिक चालकत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। विशिष्ट चालकत्व प्रायोगिक चालक के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। विशिष्ट चालक क्या होता है? कप्पा होता है। क्या होता है? कप्पा होता है। अब प्रायोगिक चालक क्या होता है? सी होता है। क्या होता है? सी। जिसमें आप ही अभी बताए थे कि सी इंटू एक्स होता है। सी इंटू एक्स। ये काम कीजिए, कप्पा रहने दीजिए, सी को नीचे ले आइए, क्या बचता है? एक्स। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? कप्पा बटे सी को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकत्व। सी क्या है? प्रायोगिक चालकत्व या चालकत्व केवल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व को दोनों से डिवाइड कर देंगे तो मेरा सेल स्थिरांक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सेल स्थिरांक। इसे एक्स अक्षर से सूचित किया जाता है। आखिर के एक्स क्या चीज है? तो एल बटे ए वाला चीज है। ए बटे एल बटे ए का मान एक्स बराबर होता है। ठीक है, तो हम वही देखना चाहते हैं। तो समझ गए? इसे अगर चाहे तो दूसरा परिभाषा भी बना सकते हैं, अथवा में हम लिख देते हैं आखिर के। तुम लोग को अगर याद रहे तो अच्छी बात है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको और एक भाषा में लिख सकते हैं। से देखिए, किसी डायरेक्ट लिख देते हैं, तार की चालक की लंबाई, चालक की लंबाई एवं उसके क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं। यानी लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक।
लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अर्थात x बराबर एल बटे ए होता है। x बराबर क्या होता है? एल बटे ए होता है। क्या होता है? एल बटे ए होता है। मात्रक देखा जाए तो क्या होता है? देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है? बताइए, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और क्षेत्रफल क्या क्या होता है? देखो, लंबाई को मीटर बोलते हैं और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर बोलते हैं। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया था, क्या बचा? प्रति मीटर। क्या बचा? प्रति मीटर। तो बताइए, सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? प्रति मीटर। क्या होता है? प्रति मीटर। या इसे और कुछ बोल सकते हैं, समझे? क्या बोल सकते हैं? प्रति मीटर। अब आते हैं, प्रबल विद्युत अपघटे किसे कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघटे किसे कहते हैं? प्रबल का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत। समझे? तो ऐसे विद्युत अपघटे जिनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पूर्णतः आयनों में विच्छेद हो जाते हैं, तो प्रबल विद्युत अपघटे कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा कि क्या बोल रहा है। ऐसे विद्युत अपघटे, तो इसको आसान भाषा में समझे तो नहीं अच्छा होगा। ये जो होता है, ये पानी, ये जल में जो है ना, काफी ये मात्रा में ये इसको घोलने पर ये अपने अणु में जाके काफी मात्रा में टूट जाता है। असंख्य अणु में टूटते हैं, असंख्य आयनों में जाके टूटता है ना, तो प्रबल विद्युत अपघटन कहलाता है, घटे कहलाता है। जैसे देखो, प्रबल विद्युत अपघटे को मुख्य रूप से इसे 3 भाग में बांट दिया। एक भाग हो गया कि प्रबल अम्ल, दूसरा हो गया प्रबल क्षार, तीसरा हो गया प्रबल लवण। यानी तीनों के तीनों मजबूत रहेगा। इसमें तीनों मौजूद, तीनों में इसको आयन में विच्छेद कर सकते हैं। विद्युत को असंख्य आयन में, असंख्य मतलब इसको गिन ही नहीं सकते हैं, समझे? अब कोई खिलाड़ी है, इसको आसान समझिए, कोई खिलाड़ी है, समझे, मैदान में वो उतरा खेलने के लिए, तो उतरा, वो एक्टिव उतना नहीं हुआ। एक खिलाड़ी खेल रहा है, एक खिलाड़ी उतरा और एक्टिव से खेलने लगा, पूरा तेजी से खेलने लगा, बाकी खिलाड़ी बैठा हुआ है, ये हो गया। और एक दूसरा टीम लीजिए, दूसरा टीम मैदान में उतरते देरी वो भी एक्टिव हो गया और बाकी सारे खिलाड़ी तेजी से दौड़ने लगे, यानी सारा खिलाड़ी उसमें एक्टिव हो गया वो प्रबल। और एक खिलाड़ी एक्टिव है, बाकी खिलाड़ी सब बैठा हुआ है, वो हो गया दुर्बल। वो क्या हो गया? दुर्बल। तो यही होता है इसमें भी। तो देखिए, इसका उदाहरण देखिए, जैसे देखिए HCl, ये हो गया लवण वाला, ये प्रबल लवण है। H2SO4, ये बैटरी में रहता है। फिर है HNO3, ये भी क्या है, समझे, ये भी सब अम्ल हैं। फिर देखिए क्षार की बात करते थे, NaOH है, KOH है कि नहीं, ये सब। उसके बाद NaCl है, क्या है? NaCl है, KCl है, ये सब क्या है? प्रबल क्षार। कौन सा क्षार है? प्रबल क्षार। ये काफी मजबूत होता है। ये क्या होता है? काफी मजबूत होता है। समझे? और इसका उपयोग देखा जाए तो भारी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े बैटरी कारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझे? इसका इस्तेमाल किया, यह तेजी से करंट बनाने और भारी लोड उठाने में मदद करता है। ये क्या करता है? तेजी से करंट उठाएगा और भारी लोड उठाएगा प्रबल विद्युत अपघटे में। अच्छा, ये बताइए ना, बड़ा बड़ा बैटरी, ठीक है, वो काफी मात्रा में अगर आयन नहीं रहेंगे तो वो कैसे लोड उठा पाएगा? बिजली जो अगर करंट पास होती है, क्या होती है? करंट अगर पास होगी तो वो काफी मात्रा में पास होगी, तब ने बल्ब जो है पूरा तेजी से चमकेगा, पूरा तेजी से चमकेगा। तो पूरा तेजी से बल्ब किस में चमकेगा? आपको प्रबल
विद्युत अवघटे में, इसमें कोई जान नहीं होता है, जस्ट इसका उल्टा है। तो समझ गए, ऐसे विद्युत अवघटे जिनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पूर्णतः आयनों में विच्छेद हो जाता है, काफी आयन में बिखेर जाते हैं, समझे, एक दूसरे अलग हो जाते हैं। जैसे बड़ा मैदान है, पूरा बड़का वो मैदान है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें दौड़ा दीजिएगा, उसमें आदमी को दौड़ा दीजिएगा न, तो क्या होगा, एक दूसरे नहीं टकराएगा, तो उसका नियम कोलराउस से नियम से संबंधित हो जाता है। किससे संबंधित हो जाता है, कोलराउस से, ठीक है। आगे देखिए, दुर्बल विद्युत अवघटे किसे कहते हैं, दुर्बल विद्युत अवघटे किसे कहते हैं, ऐसे विद्युत अवघटे जिनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आंशिक रूप से यानी कमजोर रूप से अवघटित हो जाते हैं, दुर्बल विद्युत अवघटे कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे CH3COOH, NH4OH, ये सब क्या है, दुर्बल है, ये क्या है, दुर्बल है। तो दुर्बल देख लिए, दुर्बल विद्युत अवघटे ये काफी कमजोर होते हैं। इसमें अगर करंट जाने माने तेजी से करंट नहीं जाने देता है, इसमें तेजी से करंट जाने नहीं देता है। करंट तेजी से किस में जाएगा, बल्ब जलेगा तेज से इसमें, अब बल्ब कम जलेगा इसमें लोड नहीं ले पाएगा, इसमें लोड करंट लोड ले लेगा, करंट लोड ले लेगा, समझ रहा है ना, इसमें करंट लोड ले लेगा। या उस टीम की तरह जिसके केवल कुछ ही खिलाड़ी मैदान में एक्टिव होती है, बाकी बैठे रहते हैं। इसमें क्या कहता है, एग्जाम्पल के थ्रू कुछ ही खिलाड़ी है कि नहीं मैदान में एक्टिव होते हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं। और इसमें सभी खिलाड़ी एक्टिव होते हैं, मैदान में सभी खिलाड़ी एक्टिव होते हैं, इसमें कुछ ही खिलाड़ी एक्टिव होते हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं। ये दुर्बल अम्ल की उदाहरण है, ठीक है। तो वही कहता है कि अगर कोई घोल में, समझे, अपने आयन के वजह से वो ज्यादा बिखर नहीं पाते हैं, किसी घोल में अपना आयन ज्यादा बिखर नहीं पाता है, इसी का बात करते हैं। तो देखिए HCl है, क्या है, HCl है। तो ये देखिए हाइड्रोजन प्लस में और ये क्लोरीन क्या हो गया, माइनस में। ये क्या होता है, घुल के एकदम जो है ना गतिशील ज्यादा हो जाता है, तो हो गया प्रबल अम्ल। क्या हो गया, प्रबल विद्युत अवघटे, जिसको हम लोग प्रबल अम्ल पढ़ते थे, यहाँ पढ़ने विद्युत अवघटे, प्रबल विद्युत अवघटे, मजबूत होता है। आते हैं कोलराउस के नियम में, किस नियम में आते हैं, कोलराउस नियम। कोलराउसवा नियम से क्या कहता है कि इन्होंने बोला था कि, पहले इस भाषा को हम बता देते हैं, इस क्या बोला था कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अवघटे को अनंत अनुता पर यानी घोल में, किस घोल में, अधिक घोल में, जितना हो सके घोल में, पर मोलर चालक पर उसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकों के योगफल के बराबर होते हैं। एगो धनायन मोलर चालक और एगो ऋणायन मोलर चालक के योगफल के बराबर होते हैं, योगफल के बराबर। एक है धनायन और एक है ऋणायन, और दोनों के चालकों के योगफल को क्या कहते हैं, बराबर। क्या कहते हैं, बराबर। इसमें क्या होता है, देखो सीधा सीधी नियम किससे काम करता है जानते हैं, कोलराउस का नियम। एगो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों को अगर मिला के जोड़ देंगे, अब जैसे एगो रमेश और एगो रमेश हो गया और एगो मोहन हो गया, ठीक है। रमेश जितना कमाया और मोहन जितना भी कमाया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो कोलराउस के नियम पर लग जाएगा, समझे। अब छोटा सा मैदान है, ठीक है, उसमें किसी को दौड़ा देंगे, क्या करेंगे, दौड़ा देंगे, तो दौड़ाने के बाद क्या होता है, एक दूसरे टकरा जाएगा। छोटा सा मैदान में है ना, तो टकरा जाएगा। एक बड़ा सा मैदान है, उसमें दौड़ा देंगे, क्या करेंगे, दौड़ा देंगे, तो उसमें टकराएगा नहीं, वो अपने में जिधर तिधर वो छितरा जाएगा, दौड़ते दौड़ते एक तरह का क्या हो जाएगा, वो माने कि उसमें कोई दिक्कत नहीं पहुंचेगा। तो कोलराउसवा ने बोला था कि अगर कोई रमेश जितना कमा रहा है और मोहन जितना कमा रहा है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जैसे पिता और बेटा है ना, पिता और पिता का बेटा, ठीक है, दोनों अगर कमा रहे हैं, बाप बेटा, तो दोनों को अगर कमैया अगर जोड़ दें तो उसी के योगफल को क्या कहेंगे,
कोलराउस का नियम यही बोला था। तो हो गया, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अवघटक को अनंत अनुता पर मोलर चालक पर उसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकों के योगफल के बराबर होते हैं। समझे, बराबर होते हैं। जैसे में देखिए क्या बोला था, जैसे में बोला था कि ये देखिए, ये हो गया एमडा, ये क्या हो गया, एमडा इनफाइनाइट, एमडा इनफिनाइट, अनंत अनुता को बोलते हैं एमडा इनफिनाइट। लेमडा सी प्लस लेमडा ए, क्या होता है, लेमडा सी प्लस लेमडा ए, उतार लीजिएगा, लेमडा सी प्लस लेमडा ए। तो लेमडा इनफिनाइट, एमडा इनफिनाइट इक्वल टू लेमडा सी प्लस लेमडा ए, यही हो गया योगफल। देखो लेमडा सी और लेमडा ए क्या हो गया, ये योगफल हो गया। क्या हो गया, ये योगफल में आ गया, कोई दिक्कत? तो इसी तरह ये टूट जाता है। कोलराउस का नियम का उपयोग देखेंगे कहाँ कहाँ होता है। कोलराउसवा का नियम जो, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग अनंत अनुता पर चालकत्व की गणना करने में, दुर्बल विद्युत अपघटयों की विघटन की दर की ज्ञात करने में, दुर्बल जो विद्युत अपघटय होता है, समझे, उसकी विघटन की दर ज्ञात करने में, विघटन मतलब टूटना, अम्ल की क्षारकता ज्ञात करने में, अम्ल की जो क्षारकता होती है उसको ज्ञात करने में, अति अल्प घुलनशील यानी सबसे ज्यादा कम घुलनशील लवण की घुलनशीलता ज्ञात करने में, सबसे ज्यादा कम, सबसे अधिक कम, यानी जो सबसे कम घुलनशील होगा, जो सबसे कम घुलनशील लवण होगा उसी घुलनशीलता को ज्ञात करना है। जो सबसे कम घुलनशील लवण होगा उसी घुलनशीलता को ज्ञात करने में कोलराउस का नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कितना उपयोग हुआ, अनंत अनुता पर चालकत्व की गणना में, दुर्बल विद्युत अपघटयों की विघटन की दर ज्ञात करने में, अम्लों की क्षारकत्व ज्ञात करने में, अति अल्प घुलनशील की घुलनशीलता ज्ञात करने में। समझे, अति अल्प घुलनशील की लवण घुलनशीलता ज्ञात करने में। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इसमें होने वाले अभिक्रियाओं को दर्शाएं। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इसमें होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाए या अभिक्रिया को दर्शाए। आखिर के कोई भी बैटरी है, कोई भी सेल है, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होना बहुत जरूरी है। बिना रासायनिक अभिक्रिया के बैटरी बनेगा ही नहीं, बल्ब जलेगा ही नहीं। रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा तो बल्ब कैसे जलेगा, तो सेल में रासायनिक अभिक्रिया होना जरूरी है। तो वही कह रहा है कि अभिक्रिया को भी दर्शाना है, जैसे हम दिखा दिए दर्शा के। ये क्वेश्चन कब आया है, 2025 में भी आया, ये नहीं आया, ये अंतर स्पष्ट करे वाला आया है ना। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट करें, ये 2025 का क्वेश्चन है, ये 2023 में है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का 2023 का क्वेश्चन है, इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए एक बार, क्योंकि इसमें देखिए सेल उल लगा दिए, बैटरी उटरी कैसे होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इसमें होने वाले अभिक्रिया को दर्शाएं। तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा यंत्र है या ऐसा एक मशीन है, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा मशीन है या ऐसा एक सेल है ना, जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया के फलस्वरूप नियत वोल्टेज पर विद्युत धारा उत्पन्न करती है। इसका कहे मतलब है कि बैटरी से जो जाने वाली धारा, बहने वाली धारा एक नियत वोल्टेज पर रहता है, ना ये कम होता है ना ये वैसी होता है। अभी जो करंट ये बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, ये अभी क्या है, बैटरी पर है। देखो थोड़ा सा भुकुर भाकर कर रहा है, बल्ब थरथरा रहा है, नहीं थरथरा रहा है, क्यों नहीं थरथरा है, ये कांस्टेंट वोल्टेज है। ये कैसा वोल्टेज है, अगर यही अभी लाइन दे देंगे ना, देखिएगा थरथराने लगेगा, लुक लुक करने लगेगा बल्ब, हल्का हल्का लुक लुक करता है, क्योंकि वो नियत वोल्टेज नहीं रहता, कभी 240, कभी 235, कभी 230, कभी 225, कभी 245, ये ट्रांसफार्मर वाला होते रहता है। तो ट्रांसफार्मर वाला जो एसी करंट होता है वो नियत वोल्टेज नहीं होता है, लेकिन डीसी करंट क्या होता है, नियत वोल्टेज होता है। इसको जब एक समय आएगा जिस समय खत्म हो जाएगा, वो खत्म डायरेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट डाउन हो जाएगा बैटरी, लेकिन जब तक बैटरी चार्ज रहेगा नियत वोल्टेज पर काम करेगा। यानी एक तान से बल्ब जलेगा, एक तान से पंखा चलेगा, एक तान से कुछ भी
इलेक्ट्रिक सामान चलते रहेगा। जब बैटरी चार्ज खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, बंद हो जाएगा, सारे बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है, वोल्टेज कम है तो कम जलेगा, वोल्टेज ज्यादा है तो ज्यादा जलेगा, कम बेसी जलते रहेगा। नहीं तो मीटर में देखिएगा, वहां इन्वर्टर में पता चल जाता है कम बेसी वाला। जब हम को देंगे ना ट्रांसफार्मर वाला, तो कम बेसी होते रहेगा, 233, 235, 230, 240 होते रहेगा। और यही अभी बैटरी पर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब जहीं कहीं है, देखो अभी वहीं होगा, 12 वोल्ट होगा तो 12 ही वोल्ट होगा, बस वहीं रुका रहेगा। फिर 11.9 होगा, 11.8 होगा, इसी तरह घटते घटते जाएगा। और जब 10.6 आएगा तो वो क्या आ जाएगा, डाउन हो जाएगा बैटरी। 10.6 वोल्टेज में बैटरी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो नियत वोल्टेज वही कहता है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा यंत्र होता है जो उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन जो गति करता है, वो अभिक्रिया के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया के फलस्वरूप नियत वोल्टेज पर विद्युत धारा उत्पन्न करती है। नियत वोल्टेज बनाए रखता है एकदम, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम क्या है, ये नेगेटिव वाला है कि नहीं, ये नेगेटिव वाला डेंटिल है और ये पॉजिटिव वाला डेंटिल है, जिसको छड़ बोलते हैं, ठीक है। ये जिंक वाला छड़ है और ये कॉपर वाला छड़ है। इसमें क्या भरा हुआ है, ZnSO4 का भरा हुआ है, इसमें CSO4 का घोल भरा हुआ है, ठीक है। दोनों, एक वो नेगेटिव से एक नेगेटिव छड़ डाले हैं, एक पॉजिटिव छड़ डाले हैं, ठीक है। इधर से देखिए यहाँ बल्ब जल रहा है, यहाँ जो चमक रहा है, ये क्या है, आपका बल्ब है, यही आपका बल्ब जल रहा है। यहाँ से यहाँ क्या है, लवन सेतु है। लवन सेतु अगर विलियन भी कहते हैं। कौन सा विलियन कहते हैं लवन सेतु को, अगर विलियन भी कहते हैं। लवन सेतु यू आकार के होते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है लवन सेतु को, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा हम बाद में इसको बताएंगे कि लवन सेतु क्या है, साल्ट ब्रिज है ना। तो ये देखिए, ये जो ZnSO4 है इसको कहते हैं ऑक्सीकरण, और CuSO4 है कि नहीं, ये जिंक सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है। जिंक सल्फेट का विलयन है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये जिंक सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। तो ये हो गया अवकरण, ये हो गया ऑक्सीकरण, कोई दिक्कत। इधर से क्या जा रहा है, नेगेटिव, और इधर से क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दोनों यहाँ देखिए, पॉजिटिव वाला ये, नेगेटिव वाला छड़ ये हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है। तो दोनों देखो आने के बाद फ्लो हो गया, करंट फ्लो किया तो यहाँ क्या हो गया, बल्ब जल गया, ठीक है। देख लिए ना। तो ये किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट, ये जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट नेगेटिव वाला को काम करता है, कॉपर सल्फेट पॉजिटिव वाला काम करता है। यहाँ यही चीजवा को यहाँ समझाया गया। देखिए इस चीज को अच्छा में अगर परिभाषा से समझें, ये डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा है, इसको परिभाषा से समझेंगे तो इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को क्या कह सकते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, डेनियल सेल भी कह सकते हैं, वोल्टेनिक सेल भी कह सकते हैं। बताएंगे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, इस बार 2026 में क्वेश्चन पूछ चुका है, समझे। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, समझे। तो इसलिए हम बता देंगे, टेंशन नहीं लो। इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, डेनियल सेल भी कहते हैं, वोल्टेनिक सेल भी कहते हैं। कई तरह का होता है, लेड संचायक सेल भी होता है, ठीक है। टॉर्च वाला बैटरी क्या होता है, वो प्राइमरी बैटरी होता है। प्राइमरी बैटरी में यही खराबी होता है कि उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। द्वितीयक बैटरी में, सेकेंडरी बैटरी में उसको पुनः चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल में बैटरी, घड़ी की बैटरी, आजकल जो डिजिटल घड़ी आ गया उसमें जो बैटरी है कि नहीं, अब जितना भी बैटरी निकल रहे हैं सब क्या होता है, पुनः चार्ज किया सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। अब पहले बैटरी में बकलोल होता था, इतना खराब था कि इसको खरीद लेते थे तो फिर चार्ज नहीं कर पाते थे, समझे, फिर उसको चार्ज नहीं करते। तो ये आदमी उब गया, इससे आदमी क्या हो गया, उब गया। उबने के बाद सोचा कि इतना बैटरी बार बार बदले, है कि नहीं, वही पैसा कितना बर्बाद हो रहा है। अब ये 10 गो बैटरी लाए, 2 गो बैटरी टॉर्च में लगाए, खत्म हो गया। बार बार पैसा कॉस्ट मैंने कितना काफी टफ हो जाता था, रात को खत्म हो गया, ये दौड़ल जाएगा। इसलिए अब पहले लाइन की सुविधा नहीं था तो उसका बात दूर था, अब लाइन की सुविधा हो गया और उस प्राइमरी बैटरी यूज करेंगे तो कितना दिक्कत होगा कि ना। इसलिए आजकल हो गया द्वितीयक बैटरी,
जिस वजह से उसको चार्ज करके फिर उसको जलाइए बल्ब, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो इसको गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टेनिक सेल भी कहते हैं। अब आइए इस डायग्राम को समझिए, विद्युत रासायनिक, ये जो सेल का जो डायग्राम है इसको समझिए। इसमें एनोड पर, इसमें एनोड पर कैथोड माइनस पर अवकरण होता है, एनोड पर कैथोड पर अवकरण होता है। यह सेल दो अर्ध प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। यह सेल किस प्रक्रिया द्वारा होता है? दो अर्ध, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया। पहले अर्ध सेल में जिंक की छड़, देखो पहले का अर्ध सेल में, फर्स्ट सेल में, फर्स्ट हाफ सेल में क्या है? जिंक, समझे, जिसको छड़ किसका है? ZnSO4 विलियन। ये कौन सा है? ये देखो बूंदा बूंदी जो दिख रहा है ये क्या है? हैं? जिंक सल्फेट का विलियन है। ये बूंदा बूंदी क्या है? जिंक सल्फेट का विलियन है, ठीक है, विलियन में। तथा दूसरे सेल, ये दूसरा सेल है, ये पहले का सेल हो गया, दूसरा का सेल में देखिए, दूसरा का सेल में क्या है? अर्ध सेल में कॉपर की छड़ यानी कॉपर सल्फेट की विलियन में डूबी रहती है। ये देखो कॉपर सल्फेट की विलियन में ये छड़ डूबा हुआ है। ये देखो कॉपर जो लिखा है, कॉपर है ना, कॉपर को तांबा भी बोल सकते हैं, तांबा या कॉपर बोलिए। पंखा में जो उसका रिंग जो घूरता है, घूमता है, वो क्या है? कॉपरेन होता है। कॉपर का तार से मेढ़ा हुआ रहता है, तब तो नाचता है। पंखा को नचाने में ये ज्यादा काफी योगदान होता है कॉपर को, इसलिए पंखा में ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझे। क्वाइल जो बनता है, क्वाइल, क्वाइल किसका बनता है? कॉपर तार का ही बनता है। कॉपर तार का काम क्या है? कॉपर तार का खासियत क्या है कि ये किसी को नचा देता है, घुमा देता है, तो वही हो गया, क्वाइल बन गया। क्वाइल से कॉपर बोलिए, क्वाइल बोलिए या कॉपर बोलिए। लोग क्वाइल बोलता है लेकिन उसको क्या बोलेंगे? कॉपर, कॉपर को ही बोल देता है क्वाइल, बताइए। तो इतना धीरे धीरे पढ़ने के बाद में जानिएगा क्वाइल और कॉपर किसको कहता है, वही चीज है। जैसे कोई गाड़ी चला रहा था, कहता है एस्लेटर, एस्लेटर थोड़ा है, वो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, उसको एस्लेटर से समझता है। एस्लेटर को किताब में थोड़ा लिखा हुआ है, एक्सीलरेशन लिखा हुआ है, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, लेकिन एस्लेटर बोल देता है उसको, ठीक है। उसी तरह कॉपर को क्वाइल बोल देता है, क्या बोल देते हैं? क्वाइल। अब होता क्या है, किस क्वाइल किसका बना होता है? कॉपर तार का बना होता है, बस यही फर्क है। तो समझ गए। तो दूसरे सेल, अर्ध सेल में कॉपर की छड़ यानी कॉपर सल्फेट की विलियन में डूबी रहती है। देखो ये डूबा हुआ है। इस सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्या इस बैटरी में अभिक्रिया नहीं होती है? देखो कौन सी अभिक्रिया होती है? देखो Zn को तोड़े, अगर कॉपर सल्फेट को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? Zn+2 में। और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या किया? बाहर कर दिया, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ये कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर क्या हो गया? बाहर हो गया, यानी ये क्या हो गया? टूट के निकल गया, अवकरण हो गया। अब इसको जोड़िए, क्या करेंगे? दोनों को जोड़िए, लेफ्ट और राइट को जोड़िए। तो देखिए जिंक प्लस कॉपर +2, इसको भी जोड़िए, जिंक +2 और ये क्या है? प्लस कॉपर 2। समझ रहे हैं ना? ये यहाँ 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ 2 होना चाहिए। देख लीजिए 2 है कि नहीं? देखिए 2 नहीं है, नहीं है तो 2 हम दे देते हैं। टू तो रहना चाहिए। हाँ देखो है ना 2, ये 2 से 2 कट जाता है, 2 से 2 क्या होता है? कटता है। इसलिए जिंक प्लस कॉपर +2 और जिंक प्लस कॉपर, ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तब तो ये प्राप्त हुआ। तो यही होता है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। विद्युत सेल की, देखो विद्युत रासायनिक सेल की अभिक्रिया यही है। इस सेल में इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रॉन, सेल कॉपर इलेक्ट्रॉन की ओर बाहरी परत में गमन करती है। किस परत पर गमन करती है? इसी परत पर गमन करने लगती है, ठीक है। तब बल्ब जल जाता है।
तब क्या हो जाता है, देखते हैं ना, दो बैटरी से दो गो तार निकाल के अग्नि, अब बल्ब जलाइए आराम से। इसमें यही एगो खासियत होता है कि इसको छू देने से करंट नहीं मारता है, समझे, जिसको डीसी बोलते हैं, डिस्त धारा। इसको छू देने से क्या हो जाएगा, नंगा तार भी रहेगा तो करंट नहीं मारेगा। और जो ट्रांसफार्मर वाला रहता है उसमें कवर लगा रहेगा तब ये कोई उपाय है, समझे, नहीं तो बिना कवर मिला तार में करंट मार ही देगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन आज तक देखे हो कि बैटरी से निकलने वाली करंट मारता है, नहीं। इन्वर्टर में लेके जाने के बाद वो क्या बना देता है, एसी, तो वो तो ट्रांसफार्मर से भी बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर में जितना करंट वो मारेगा ना ओकरा से 10 गुना बढ़ जाता है इन्वर्टर वाला, समझे, क्योंकि वो नियत वोल्टेज होता है, न कम न बेसी, उठक पटक देगा डायरेक्ट। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विद्युत अवघटनी सेल किसे कहते हैं। विद्युत अवघटनी सेल किसे कहते हैं, तो जिस सेल में बाहरी स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अवघटनी। बाहरी स्रोत क्या लिखा हुआ है, बाहरी स्रोत से कोई एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको विद्युत अवघटनी सेल कहते हैं। कोई बड़ा चीज नहीं है, इसको याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस सेल में, जिस बैटरी में बाहरी स्रोत से, जिस सेल में बाहरी स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे विद्युत अवघटनी सेल होता है। यानी कोई सेल है, बाहरी से उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल गया तो उसमें कौन सा अभिक्रिया होगा बताओ, विद्युत अवघटनी सेल होगा, उसे कौन सा सेल होगा, देखो कह रहा है ना, जिस सेल में यानी जिस बैटरी में बाहरी स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर, बाहरी सोर्स से यानी बाहरी सोर्स से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी बाहरी से अगर कोई चीज हम करंट देते हैं तो उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, कुछ भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसी को कहते हैं विद्युत अवघटनी सेल। तो विद्युत अवघटनी सेल हो गया कि कोई बाहरी से अगर करंट देते हैं तो विद्युत रासायनिक सेल हो जाता है, विद्युत रासायनिक होता है ना, विद्युत अवघटनी सेल हो जाता है। कोई बाहरी से अगर विद्युत ऊर्जा देते तो क्या हो जाता है, विद्युत अवघटनी सेल। तो बाहर से देने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं, बाहर से देने वाले विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत अवघटनी सेल कहते हैं। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विद्युत अवघटन किसे कहते हैं। ये अवघटनी, ये अवघटन, ये विद्युत अवघटन किसे कहते हैं, ये था विद्युत अवघटन सेल। ये विद्युत अवघटन किसे कहते हैं, किसी यौगिक की द्रवित अवस्था, द्रवित अवस्था का मतलब होता है घोल, क्या होता है, घोल अवस्था में, विलयन अवस्था में। द्रवित क्या होता है, घोल चीज, घोल बोलिए, द्रवित बोलिए, विलयन बोलिए, एक ही बात है। किसी यौगिक की द्रवित अवस्था में विद्युत धारा द्वारा रासायनिक अवघटन को विद्युत अवघटन कहते हैं। यानी कोई घोल है, उसमें विद्युत धारा काफी क्या हो गया, घुल के इधर उधर बहने लगा, अब बहने के बाद क्या हो गया, विद्युत अवघटनी हो गया, क्या हो गया, विद्युत अवघटन हो गया, समझे। तो किसी घोल में अगर विद्युत धारा द्वारा रासायनिक अवघटन को क्या कहते हैं, किसी घोल में विद्युत द्वारा, किसी घोल में विद्युत धारा द्वारा रासायनिक अवघटन को विद्युत अवघटन कहते हैं। जैसे देखिए ये जल है ना, ये क्या है, घोल है, लिक्विड है, और ये क्या है, गैस है। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या है, ऋणात्मक की ओर फ्लो करता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव की ओर। अच्छा इसी तरह समझिए, नेगेटिव किधर की ओर फ्लो करेगा, पॉजिटिव की ओर। अब पॉजिटिव किधर की ओर करेगा, नेगेटिव की ओर। बात तो यही होता है। जैसे जनता किसकी ओर होता है, नेता की ओर, और नेता किसकी ओर होता है, आकर्षित, जनता की ओर। बात यही है, बात यही है। नेता होता है जनता की ओर आकर्षित, और जनता होती है नेता की ओर आकर्षित, उसको कहते हैं विद्युत अवघटन। क्या कहते हैं, विद्युत अवघटन। समझ गए। तो आप लोग इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं, इससे करीबन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, इसलिए एकदम इसको भूलना नहीं है। किसी तरह से जहां हो सके इसको लिख के याद कीजिए। थोड़ा मोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा तकलीफ होता है, सब लोग को होता है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग को यही तो एग्जाम में आप लोग को तो बचाता है। अगर ये नहीं रहता चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत दिक्कत होता, एग्जाम के लिए क्या होता है, बहुत दिक्कत होता है। इसलिए इसको कभी नहीं याद करना छोड़ेंगे, ठीक है। आप लोग ये सब समझ गए, पहले भी समझा दिए। आज 14वां क्वेश्चन है, कल 15वां, 16वां, 17वां सब बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कल बताएंगे, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट दिन। जय हिंद।